ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को, सच कहूं तो, हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हॉस्टेज क्राइसिस की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक टूटे हुए सपने की, एक बहुत ही हताश लड़ाई की। तो बात है मुंबई की, 30 अक्टूबर 2025, पवई का आरए स्टूडियो। माहौल बिल्कुल आम था। बच्चे ऑडिशन के लिए आए थे, हंसी मजाक चल रहा था, सब अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये हंसी चीखों में बदल जाएगी। और फिर ये शब्द सामने आए। रोहित आर्या ने खुद दुनिया के सामने अपनी बात रखी, लेकिन एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो सिस्टम से लड़ते लड़ते, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से टूट चुका था। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक चीख थी। एक ऐसी चीख जिसे शायद बहुत लंबे समय से अनसुना किया जा रहा था। तो आखिर हुआ क्या था उन 3.5 घंटों में? चलिए उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं जिसने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, स्टूडियो के अंदर का माहौल कैसा रहा होगा। 17 बच्चे जो अपने सपनों के पीछे यहां आए थे, वो अब एक ऐसे शख्स के कब्जे में थे जो खुद को हारा हुआ मान चुका था। और रोहित आर्या ने पूरी तैयारी कर रखी थी। ज्वलनशील केमिकल्स, मोशन सेंसर्स। वो सिर्फ हथियारों से लैस नहीं था, वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि कैसे कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। दोपहर 1 बजे रोहित ने स्टूडियो के दरवाजे बंद किए। 1:45 बजे तक तो पेरेंट्स घबराकर पुलिस को फोन कर चुके थे। फिर 2:15 बजे उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, कहा कि वो आतंकवादी नहीं है, उसकी मांगें नैतिक हैं। 2:30 बजे पुलिस से बातचीत शुरू हुई और उसने एक स्पेसिफिक मांग रखी, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करने की। लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो शाम 4 बजे क्यूआरटी को तैयार होना पड़ा। और ठीक 4:35 पर यह 3.5 घंटे का ड्रामा खत्म हुआ, एक दुखद अंत के साथ। तो ऑपरेशन खत्म हुआ, बंधक बचा लिए गए, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। सवाल क्या हुआ नहीं था, सवाल था क्यों हुआ, और इसका जवाब छिपा था उस एक शख्स में, रोहित आर्या। ये नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहेली बन चुका था। आखिर कौन था ये आदमी जो इस हद तक चला गया? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रोहित आर्या की प्रोफाइल देखिए, वो कोई आम अपराधी नहीं था। सिम्बायोसिस और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसी जगहों से पढ़ा हुआ, अप्सरा मीडिया नाम की अपनी कंपनी का मालिक। और सबसे बड़ी बात, वो सोशल कॉज पर वीडियो बनाता था, अक्सर बच्चों के साथ ही काम करता था। मतलब उसका अतीत और उसका ये कदम, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो एक सरकारी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर भी रह चुका था। इतना ही नहीं, उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ स्टेज तक शेयर किया था। तो सवाल ये उठता है कि जो इंसान कभी सिस्टम का हिस्सा था, वो अचानक उसी सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमें मिलता है पैसों से जुड़े एक विवाद में। एक ऐसा विवाद जिसने एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल को एक डेस्परेट आदमी बना दिया। 2 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। रोहित आर्या के लिए ये उसके काम का, उसकी इज्जत का और शायद उसके भविष्य का सवाल था। यही वो रकम थी जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था। अब देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। यहां भी वही था। एक तरफ रोहित आर्या के आरोप थे कि शिक्षा विभाग ने उसका काम तो इस्तेमाल किया, लेकिन न तो उसे क्रेडिट दिया, न ही पूरे पैसे। उसका कहना था कि दूसरे फेज के 2 करोड़ रुपए उसे मिलने थे। वहीं सरकार का पक्ष बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि पहले फेज के 99 लाख रुपए दिए जा चुके थे और दूसरा फेज इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि रोहित के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि वो बिना इजाजत के स्कूलों से रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा था। तो सच इन दोनों दावों के बीच कहीं फंसा हुआ था। एक बात साफ है, यह हॉस्टेज वाली घटना उसका पहला कदम नहीं थी, ये उसका आखिरी कदम था। इससे पहले वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका था। उसने सरकार को अनगिनत खत लिखे जिनका कोई जवाब नहीं आया। उसने मंत्री दीपक केसरकर के बंगले के बाहर प्रोटेस्ट किया, मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन किया, यहां तक कि पुणे में भूख हड़ताल पर भी बैठा, जो तब खत्म हुई जब उसे दौरा पड़ गया। ये लिस्ट दिखाती है कि एक आदमी बार बार दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।
सवाल उठता है कि अगर समय पर उसकी बात सुन ली जाती तो क्या ये सब होने से रोका जा सकता था? तो जब ये सब खत्म हुआ तो पीछे रह गए कई अनसुलझे सवाल, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन जिन्हें पूछना बहुत जरूरी है। एक तरफ पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर कहा, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी और पड़ोसियों का कहना था कि वो तो एक शांत और संयमित इंसान था। तो फिर कौन सी बात सच मानी जाए? क्या वो वाकई मानसिक रूप से अस्थिर था या फिर हालात ने एक आम इंसान को टूटने पर मजबूर कर दिया था? तो आखिर सच क्या है? क्या रोहित आर्य एक टूटे हुए सिस्टम का शिकार था जो हताशा में इस हद तक चला गया, या फिर वो एक ऐसा प्रोफेशनल था जिसकी मांगें गलत थीं? क्या ये पूरी घटना सिर्फ एक गलतफहमी और हताशा का नतीजा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता था? आखिर में रोहित आर्य की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर एक सवाल खड़ा करती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम ऐसी परिस्थितियां तो नहीं बना रहे जहां किसी को अपनी बात सुनाने के लिए इतना भयानक रास्ता चुनना पड़े। और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना जरूरी और परेशान करने वाला बना देता है।